डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नए अंदाज में। मैंने क्लास भी रेगुलर किया है, मैंने क्लास भी रेगुलर किया है, मैंने बोर्ड की तैयारी भी किया है। अब चाहे जो हो जाए मैं बोर्ड से अब ना डरूं, डीजे सर पे क्लास करूं, मैं बोर्ड से अब ना डरूं, डीजे सर पे क्लास करूं। मैंने क्लास भी रेगुलर किया है, मैंने बोर्ड की तैयारी भी किया है। अब चाहे जो हो जाए मैं बोर्ड से अब ना डरूं, डीजे सर पे क्लास करूं, मैं बोर्ड से अब ना डरूं, डीजे सर पे क्लास करूं। तो स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न की सीरीज के बारे में। देखिए, इसमें एक प्रश्न को शामिल किया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी के अनुसार मैं इसको आपको लिखवाया हूं। इसमें आप देखिएगा ध्यान से और पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा। यदि आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो अकबर से रिलेटेड जो भी आपके कुछ डाउट वगैरह रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, और जैसा कि आपने सुना था कि बोर्ड से आप को तनी से भी डरने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ डीजे सर पे आप क्लास बस रेगुलर आप करते रहिए, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ और आप अपने एग्जाम में देखिएगा बेहतर से बेहतर करके आएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ ही साथ साथ आप लोगों को एक इंटरनल कॉन्फिडेंस भी देता हूँ। आपको इतने प्रश्नों की तैयारी कराया जाएगा कि आपके दिमाग से डर गायब हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न इसमें है, एक ही प्रश्न है, अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, कतिपय जो विद्वान लोग हैं ना अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट मानते हैं, लेकिन किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि वह एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यानी देखिए दूरदर्शिता वाला एक यह राजा था जिसका नाम था सम्राट अकबर। तो अकबर जो था वो एक दूरदर्शी राजा के रूप में उभरना चाहता था, जो कि राष्ट्रीय तक ही नहीं वो बल्कि अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य के रूप में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मतलब दूर दूर तक लोग जाने उसको। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारतवर्ष के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देखिए कहा हुआ था कि अकबर को भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने ही कहा इस बात को, अकबर को भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा है। किसने कहा है? हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा कुछ और भी इतिहासकार जो हैं उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया हुआ था, जिसमें कि मैंने पिछले वाले क्लास में आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें आपका अकबर पर, तो वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ था कुछ महत्वपूर्ण लोगों का, जिसमें लेनपुल थे, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी थे, डॉक्टर आशीर्वाद लाल थे, डॉक्टर परमात्मा शरण जो थे। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अपने स्तर से इनकी तारीफ की हुई, किसकी? अकबर के पक्ष में उन्होंने अपना अपना तर्क दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, उसे सेव कर लीजिए। 950 690 225 7। फिर सुन लीजिए, 950 690 225 7 ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जुड़े हुए बच्चों से पूछेगा, वो खुद ही बताएंगे। पहला देखिए हम लोग का, देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हेडिंग बनती है इसमें कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, तर्क सहित अपने विचार में देना है या इस कथन की व्याख्या करनी है या इस कथन का स्पष्टीकरण देना है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का 2-4 लाइनों में काम होने वाला नहीं है। तो क्योंकि दीर्घ उत्तरी पर बात भी हो रही है आपकी। देखिए यहाँ पर जो पहली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बनती है कि राष्ट्रीय सम्राट किसे कहना श्रेयस्कर होगा। यानी राष्ट्रीय सम्राट का अगर उपाधि किसी को दे रहे हैं तो पहले देखा जाए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, या कोई भी अगर राष्ट्रीय सम्राट कहा जा रहा है उसे, तो एक राष्ट्रीय सम्राट के अंदर कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए। तो हम लोग चलिए आइए उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय सम्राट के लिए देखिए महत्वपूर्ण बातों में देखिए कुछ बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहला देखिए इसमें जो पॉइंट हो जाएगा, वह देश के बहुत बड़े भाग का शासक हो, किसी छोटे से प्रदेश का नहीं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी देखिए है कि वह क्या हो, देश के बड़े भूभाग का शासक हो, किसी छोटे से प्रदेश का नहीं। दूसरी देखिए, राष्ट्रीय सम्राट बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वह अपने राज्य के सब प्रजाजनों को समान रूप से अपनी प्रजा मानता हो। पक्षपात मतलब वो निष्पक्ष रूप में अपना कार्य करता हो। धर्म की बात होगी, भाषा या जाति के आधार पर किसी के प्रति या किसी के विरुद्ध भेदभाव ना करता हो। ठीक है डियर फ्रेंड, ये राष्ट्रीय सम्राट के देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें है, वह सारे देश में राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में वो सर्वप्रथम आगे आए, क्योंकि भाई उसे राष्ट्रीय सम्राट घोषित किया जा रहा है। चौथी देखिए, जो महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट होने के रूप में, वह समान रूप से प्रजाजनों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किया हो। पांचवी देखिए महत्वपूर्ण इसमें बात क्या है, वह स्वयं को राष्ट्र का एक अंग और इसी देश का निवासी मानता हो। ये देखिए पांचवी आपकी क्वालिटीज हो जाएगी किसी भी राजा को या सम्राट को एक राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने के लिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम लोग उस पर चलते हैं। छठवीं देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, उसका शासन समान रूप से सारे देश के लिए कल्याणकारी एवं समृद्धिजनक रहा हो। सातवीं जो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात है, वह अच्छा प्रशासक भी हो। तो इतनी क्वालिटीज अगर किसी राजा में है तो उसे हम लोग सम्राट के रूप में या राष्ट्रीय सम्राट के रूप में घोषित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण हैं अकबर के राष्ट्रीय सम्राट के होने के पक्ष में जो महत्वपूर्ण तर्क हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। यानी जो भी लोगों ने मतलब अपना तर्क दिया हुआ है अकबर के राष्ट्रीय सम्राट होने के पक्ष में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रही है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए पहली जो इसमें पॉइंट आपका आता है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला बना लीजिए इसको, ये आपका यहाँ से, क्योंकि तर्क हम लोग दे रहे हैं अब, यानी अकबर के राष्ट्रीय सम्राट होने के पक्ष में यहाँ तर्क हो जाएगा आपकी हेडिंग, और यहाँ पर पहला पॉइंट ये हो जाएगा जहाँ आप 2 लिखे हुए हैं, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का सहयोगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का सहयोग। देखिए यहाँ पर क्या है, अकबर से पहले भारत में जितने भी मुसलमान शासक हुए, देखिए डियर स्टूडेंट, अकबर से पहले भारत में जितने भी मुसलमान शासक हुए, अगर उनमें से शेर शाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की शक्ति जो थी केवल मुसलमानों के सहयोग पर आधारित थी। ठीक है, वे शासक धर्मांध मुसलमान थे और हिंदुओं का सहयोग प्राप्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन देखिए अब इन चीज़ों में क्या था, इन चीज़ों को क्या किया अकबर समझा, अकबर ने इस बात को बहुत ही गहराई से लिया और उसने, देखिए अकबर ने इस बात को अच्छे से दृढ़ता से समझा और इस चीज़ को उसने दूर किया। देखिए अकबर ने इस बात को समझा और कुछ विशेष परिस्थितियों से विवश होकर उसने हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की, और उसके इस चेष्टा में हिंदुओं ने उसके इस प्रयत्न का स्वागत भी किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसने परस्पर सद्भावना की नीति को बढ़ाई, ठीक है, और राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक हो जाएगी। दूसरी देखिए इसमें क्या था, धर्मांधता का दमन किया इसने। ठीक है, धर्म के रूप में जो अंधे हो जाते थे लोग, तो धर्मांधता का ये दमन भी करने वाला शासक था। गैर मुसलमानों के प्रति उदारता की नीति अपनाने के कारण कट्टर उलेमा लोग जो थे वो लोग क्या थे, अकबर से रुष्ट हो गए थे। ठीक है, और को ये मतलब कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अकबर ने इस्लाम को राजधर्म नहीं रखा। ठीक है, तो जो भी कट्टर मुस्लिम लोग थे, तो इसमें क्या हुआ, धार्मिक असंतोष पैदा हो गया, फैल गया। उन्होंने लोगों को यह भड़काया कि अकबर ने अपना धर्म बदल दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है हम लोग की। देखिए यहाँ पर धर्मांधता का दमन, यहाँ पर देखिए टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शासक बनाना हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में ये राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जा रहा है। अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में अगर स्वीकार किया गया तो उसके किस क्वालिटीज के कारण उसको राष्ट्रीय शासक घोषित किया जा रहा है, हम लोग उस पर अपना तर्क दे रहे हैं। और जब तर्क दिया जाता है तो जानते हैं कि गहराइयों में हम लोग को जाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट महत्वपूर्ण हम लोग उस पर बात करेंगे। जौनपुर के काजी थे, उनका नाम क्या था, मुल्ला मोहम्मद याजदी। मुल्ला मोहम्मद याजदी ने भी फतवा जारी कर दिया था कि अकबर मुसलमान नहीं रहा, अतः मुसलमानों को उसके विरुद्ध विद्रोह कर देना उचित है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को याद रखिएगा। अगर यदि इस सभी चीज़ों को लिखते हैं आप एग्जामिनर को, आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसने देखिए क्या हुआ, इसमें क्या बात निकल कर आई, अकबर ने इस प्रकार के राजद्रोही मुसलमानों की तनिक भी परवाह नहीं की, उसने किसी चीज़ों का परवाह नहीं किया, वो अपना जो कार्य था उसको करता चला गया। वो उसने इन चीज़ों का क्या किया, दमन किया। अब बाद में क्या हुआ, अब लोगों को यह भी लगने लगा कि उसने केवल इस्लाम को त्यागा ही नहीं है बल्कि उसका दमन भी कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अकबर ने इस्लाम का दमन कभी नहीं किया था, उसने केवल स्वार्थपूर्ण धर्मांधता का दमन किया था। जो स्वार्थपूर्ण धर्मांधता की बात हो रही थी उसको उसने दूर करने का प्रयास किया, और इसके पीछे देखिए उसके अंदर जो उदार राष्ट्रीयता की भावना थी, जो सम्राट अकबर की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो उदार राष्ट्रीयता की भावना थी वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर हृदय में पनप रही थी सम्राट अकबर के। तो ये देखिए कहीं ना कहीं से वजह निकल कर आया, उदार राष्ट्रीयता की भावना ही उसको ये चीज़ों के लिए प्रेरित की कि ताकि वो क्या कर सके,
वो धर्मांधता का दमन कर सके। ये भी देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक में चौथे महत्वपूर्ण टॉपिक को। चौथी देखिए जो महत्वपूर्ण इसमें बात है धर्मनिरपेक्षता की नीति। धर्मनिरपेक्षता की नीति का मतलब क्या कहा जाए, अकबर से पहले के अधिकांश जो सुल्तान थे हिंदुओं को सरकार में उच्च पद देना पसंद नहीं करते थे। देखिए इंपॉर्टेंट बात से ही क्लियर हो रहा है आपका कि धर्मनिरपेक्षता की नीति का मतलब अकबर से पहले ज़्यादातर अधिकांश अगर सुल्तानों को देखा जाए तो हिंदुओं को सरकार में उच्च पद देना पसंद नहीं करते थे। परंतु इस विषय में देखिए अकबर ने अंतर धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और देखेंगे उसने योग्यता के आधार पर हिंदुओं को भी उच्च पद दिए। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष की भावना भी उसके अंदर कहीं ना कहीं से थी। धर्मनिरपेक्षता की नीति का उसने पूरी तरह पालन किया। देखिए अब कोरिलेट करिएगा उधर से, मैंने पहले लिखवाया था कि अगर कोई सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट हम लोग कह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए उसी हेडिंगों को उठाकर हम लोग अब यहाँ अकबर को कोरिलेट करके बात किया जा रहा है, तो आप चीज़ों को ध्यान समझिएगा बात कहाँ पर हो रही है। तो धर्मनिरपेक्षता की नीति में भी वो कहीं ना कहीं से बहुत निपुण साबित हुआ, बहुत ही योग्य साबित हुआ। इसलिए देखिए कहीं ना कहीं से वो सम्राट यानी इतने बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों ने भी उसे राष्ट्रीय सम्राट के रूप में घोषित किया, सम्राट अकबर को। आइए महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग कुछ अन्य पॉइंटों को भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पांचवी देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा, अकबर ने स्वयं को भारतीय माना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर देखिए अकबर का दादा कौन था, बाबर था। अकबर का पिता कौन था, हुमायूं था। तो अकबर का दादा बाबर प्रारंभ में लूटपाट करने के विचार से ही भारत आया था देखिए, पर वह यहीं बस गया। भारत की मिट्टी में इतनी गुण थे कि वो यहीं रह गया, फिर भी वह भारतीय नहीं बन सका। परंतु अकबर पूरी तरह भारतीय बन गया। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है तो ज़्यादातर उसकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी जब बीत जाती है तो वो वहीं का देखिए निवासी मुख्य रूप से हो जाता है, परंतु अकबर पूरी तरह भारतीय बन चुका था। ठीक है, उसने इस देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए कार्य करना सोचा भी कि हम लोग कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं या इस देश को कैसे पूरे लोगों के समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इस देश को लाया जा सकता है। उसने इस बात को भी सोचा, और उसने इस बात को क्यों सोचा, क्योंकि उसने अपने आप को एक भारतीय के रूप में सोचा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पांचवी पॉइंट हो जाएगी आपकी, अकबर ने स्वयं को भारतीय माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं जो कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने के लिए बाध्य करेंगे आपको, और अंत में आप सभी लोगों को खुद ही कहना पड़ेगा कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अब छठवीं जो महत्वपूर्ण आपकी हेडिंग है इस पर, देश की राजनीतिक एकता की स्थापना। देखिए राजनीतिक एकता को भी अकबर से पहले भारत देश अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बढ़ गया था। अकबर ने देश के बहुत बड़े भाग में एक शासन की स्थापना करके उसे राजनीतिक एकता प्रदान की। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, एकता में बांधना या पूरे छोटे छोटे जो गुटों में बटा हुआ था, साम्राज्य बटा हुआ था, राजनीति जो बटी हुई थी तो उसको एक विशाल साम्राज्य देने का या एक विशाल राजनीतिक एकता का रूप देने का कार्य भी कहीं ना कहीं से अकबर ने किया। तो देखा जाए गणित में आपके बहुत में इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएट नहीं किया अकबर ने। अकबर जो था अकबर सम्राट, तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की भावना थी। ठीक है, समाहित करने की भावना थी, इंटीग्रिटी की भावना थी। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है तो देखिए इंटीग्रेशन में फैलाव, मतलब कि चीज़ों को फैलाइए, अच्छी चीज़ों को प्रसार कीजिए उसका। साथ में देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता का मतलब क्या होता है, जो देखिए जो भी बातें रहेंगी, उस समय भारत में दो संस्कृतियां विद्यमान थी मुख्य रूप से बात किया जाए, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति। तो देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भी जो भी संस्कृतियां इनकी रहेगी, उन दोनों की संस्कृतियों को सम्मान दिया जाएगा, आदर किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं से सम्राट अकबर की महत्वपूर्ण भावनाओं में एक थी। सातवीं जो है आपकी, और आइए देखिए सातवीं में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक में बात हो रही है हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृति की। तो देखा जाए तो ये दोनों की संस्कृतियाँ जो हैं न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि किसी सीमा तक अगर कहा जा सकता है तो एक दूसरे की विरोधी भी थी उस समय। देखा जाए तो अकबर ने इन दोनों को परस्पर निकट लाने का प्रयत्न किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकबर ने कितना इसमें महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक ओर से तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उसने फारसी जानना अनिवार्य कर दिया कि मतलब फारसी भाषा में इन लोग कर्मचारियों को फारसी सिखाया जाए। दूसरी ओर उसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। ये देखिए सोच देखिए इन व्यक्ति
व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, जिससे हिंदू मुस्लिम विचार आपस में घुल मिल सके। जैसे कहा गया, भाषाओं की वजह से लोग एक दूसरे के ग्रंथों को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के विचारों को लोग नहीं जान पाते हैं। यही वजह था कि उसने कुछ चीज़ों को फारसी लोगों के लिए अनिवार्य किया, उसने संस्कृत की चीज़ों को फारसी में करवाया। तो ऐसे उसने राइटरों को पकड़ा, लेखकों को पकड़ा जिन्होंने ये कार्य किए, तो हिंदू मुस्लिम विचार आपस में घुल मिल सके, उसने ऐसा यह कार्य किया ताकि इन दोनों के बीच में एकता बनी रहे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सही बातें हैं, और ये मेरा कथन नहीं है, बहुत ही महान व्यक्तित्व के लोगों ने इन पर अपना विचार रखा हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी देखिए, मतलब जितने भी शासक आपको दे, मैलिसन भी देखिए इसमें हैं, कई लोग थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अपने अपने व्यक्तित्व को इसमें रखने के लिए। अब देखिए इस प्रकार हम लोग अगर बात की जाए, देखिए लास्ट की आपकी चाली में इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग से हट करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए भारत में राष्ट्रीय भावना को विकसित किया। इस दृष्टि से वह निश्चय ही एक राष्ट्रीय सम्राट था। और आपने इतना पढ़ने के बाद खुद ही आपने जान लिया है कि नहीं, वास्तव में जो अकबर था वो एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में था। और इसका देखिए कार्यकाल भी इनका बहुत लंबा रहा है, सम्राट अकबर का, जो कि मुगल साम्राज्य में देखा जाए तो सर्वाधिकों में देखा जाए तो लंबे रहे हैं बहुत, ये शासन इनका चला है और इम्पॉर्टेंट रहा है, लोगों को जोड़कर रखने वाला काम दिखाया गया इनका। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे वो और दीन इलाही धर्म की जो बात होती है, उसके बाद इनका जो था वहाँ पर नवरत्न की बात होती है, तो वहाँ पर देखिए कभी 1 नंबर 2 नंबर पूछ देता है कि बीरबल के इनका जो अकबर के नवरत्न कौन थे। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको इनकी सार्थकता को बताती हैं कि वास्तव में ये क्या थे, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट अगर कहा जा रहा है तो किस बेस पर हम लोग कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, या कहना क्या यह उचित है। तो आपने देखा, आपके सामने ही पूरी की पूरी स्टडी हुई। और देखिए जहाँ तक अगर बात होती है किसी भी धर्म की पार्टिकुलर, तो देखिए सीधा सीधा धर्म का सीधा सीधा है, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। सीधा सीधा बेटा, इस चीज़ को अगर मुझसे जानना चाहेंगे आप लोग, तो जो भी धारण करने वाली चीज़ है, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और सीधी सीधी जो भी बातें रहती हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी हम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ने की बात आएगी तो हम हे राम भी कहेंगे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम दे दे, ये भी हम लोग कहेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हमको हैं, तो एक अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एजुकेटेड हैं, यदि आप एक टीचर हैं, तो आप सभी लोगों पर ये सभी चीज़ें शोभा रहती है। वो पार्टिकुलर क्या होता है, हम लोगों को संभाव दृष्टि से यदि हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे जिसकी कल्पना वैसे सम्राटों ने कर रखी थी, जो कि धीरे धीरे समाज में और भी एकता मजबूत होती है। देखिए ये सभी विचारे क्यों रखे जाते हैं आपके सामाजिक विज्ञान में, देखा जाए सामाजिक विज्ञान के इतिहास या इतिहास की चीज़ों में बताया जाता है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, इतनी एकताओं से भरा हुआ है। और चीज़ें जो हैं कहीं से भी हम सुनकर कोई चीज़ों का वही चीज़ें बताया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसी भावना से सभी लोगों को रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपके लोगों के लिए हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही परिश्रम होता है, इसलिए लाइक यदि करते हैं आप तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और उसके साथ ही साथ इसे शेयर करते हैं तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरी फीस के रूप में आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट में शेयर करना है, और मैं पूरा का पूरा PDF भी आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। तो इसलिए जो मैंने नंबर दे रखा है 950 690 257, उस नंबर को आप सेव करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वह नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पूरे यूपी में यह वीडियो आग की तरफ फैला दीजिए। आप सभी मेरे जो शिष्य हैं, शिष्या हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और फ्री एजुकेशन का जो इस चैनल पर एक मुहिम बना हुआ है, उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जा सके, और जो बोर्ड पर हमने वार किया हुआ है, अब की बार बोर्ड पर वार, उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जा सकते हैं। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारा सपोर्ट ज़रूर करना होगा। और ये जो फ्री एजुकेशन का लिया गया संकल्प, तो इसको पूरा करने के लिए आप लोगों को, और देखिए मैं जो भी, अगर आप नहीं देखना चाहते वीडियो वगैरह PDF, तो आप अगर ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स रहता है, मैं उस ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। जो भी मैं आपका ग्रुप बना रखा है मैंने, तो उस ग्रुप में आपको मिल जाता है इजीली तरीके से। तो आप वहाँ से भी चीज़ों को स्टडी करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखिए और अपना बेहतर नंबर पाइए। क्योंकि याद रखिएगा, ये नंबर को नंबर मत समझिए, महीने 2 महीने केवल बात है,
लेकिन यह आप लोगों के लाइफ लॉन्ग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और इस परसेंटेज का कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है भविष्य में, इसको यदि आप जानेंगे तो आप लग जाएंगे। और मेरी बात मानिए, लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चप कर पढ़िए। टेक केयर, गुड बाय, रेगुलर स्टडी करिए। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मेरा एक बात ज़रूर सुनिए। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर जरूर करना, इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।